बड़ी खबर अब इस बीच लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पल पल का अपडेट आप इंडिया न्यूज पर जान पाएंगे। हमारे साथ मेहमान हैं आसिफ रमीज दाऊदी, हमारे साथ हैं विदेश मामले के जानकार, दुबई से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं एजाज वसीम, हमारे साथ जुड़ेंगे पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नेहा पंत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जनरल जेकेएस परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आलोक मेहता सर हैं एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप के। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप रहिएगा हमारे साथ, चूंकि जरूरी मुद्दे हैं और जरूरी बातों पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान में आसिफ रमीज जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही, अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब तो अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ चुका है, तालिबान जो चाहता था वो हो चुका है, लेकिन बड़ी बात अफगानी लोग जो चाहते हैं, अफगानिस्तान में अभी बचे हुए लोग जो चाहते हैं, वो हो पाएगा क्या? भविष्य कुछ बेहतर दिखाई देता है आपको? ये दरअसल बहुत बड़ी बात है कि अफगानी जो चाहते हैं क्या वो हो पाएगा कि नहीं। और हर किसी को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए, किसी भी मुल्क में जब होता है, लेकिन अभी जब अफगानिस्तान की बात चल रही है तो अफगानी क्या चाहते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है और उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब क्या उनको वो मिल पाएगा वो जो चाहते हैं या नहीं, और जो आपने कहा कि इसकी दुनिया की क्या नज़र है, किस तरह से, देखिए आज ट्यूसडे 31 अगस्त को चले लगभग 2 दशक पुराने जो अमेरिका का वहाँ पे एक ठहराव था, जो भी कोशिश है अमेरिका अपने हिसाब से वहाँ पे अपने वर्चस्व को बनाने या अपने कुछ मंसूबे को अचीव करने के लिए वहाँ पर था। अब आज वो एरा एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन क्या ये एरा वहां पे खत्म हो गया या कुछ नई चीजों की शुरुआत हुई है? जैसे कि आपने देखा कि 2-3 रोज पहले ही कि किस तरह से अटैक्स हुए, मासूम लोगों की जानें गई, और अब अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से, अब यहाँ पे खास तौर से जो तालिबान की हुकूमत आएगी और उस पे जो अब नए क्या क्या सिनारियोज क्रिएट होंगी, वैसे में क्या वहां पे अफगानियों का जो आपका सवाल है उनके हक की बात या उनके दिल में जो है वो चीजें पूरी हो पाएंगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जब आपने देखा होगा कि खुद रात में ही इंडिया में तो रात ही का वक्त था जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रेजोल्यूशन पास हुआ और उसमें जो सेफ पैसेज की बात हुई और सारे कंट्रीज से ये हुआ कि अब धीरे धीरे लोगों का जाना हो, जो भी बच गए हैं वो चले जाए वहां से। अमेरिका तो जा ही चुका है, लेकिन जो बच जाएंगे आखिर में, चले ठीक है कुछ अफगानी भी चले जाएंगे, ठीक है कुछ उसमें से जा सकते हैं, लेकिन आखिर में जितने अफगानी वहां बच जाएंगे उनका क्या होना है, उनके भविष्य का क्या है, जो आपका सवाल है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज है, और अभी देखें वहां पे हेल्थ जो एक सिस्टम है वहां पे पूरी तरह से कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है और आएगी। जब से तालिबान का वहां पे कब्जा हुआ है या उसकी हुकूमत की बात हो रही है, तो हेल्थ सेक्टर में बाकी तमाम सेक्टर्स तो अपनी जगह है, लेकिन अभी जब आप देखें कोरोना के हालात हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, इतने अटैक्स हो रहे हैं, तो उससे और भी चीजें दूसरी तरफ जाएंगी, जो सेहत के एतबार से दूसरी तरफ से भी जाने जाएंगी। एक तो वो अटैक्स हो रहे हैं, ये तो मूल अधिकारों की बात रही आसिफ रमीज जी, ये तो मूल अधिकारों की बात रही कि स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, बाकी क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि लोगों के घरों से राशन खत्म हो चुका है। जो लोगों के घर का सामान रहता है वो बेचने के लिए मजबूर लोग हो गए हैं कि कम से कम 4 पैसे आएंगे तो घर में राशन जुटा पाएंगे, क्योंकि खाने के अब लाले पड़ गए हैं। लोगों के पास ना तो पैसा है ना फिर खाने का सामान है। नेहा जी, जो तस्वीरें हमने देखी, तालिबान खुशी से जश्न मना रहा है, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में उसका तरीका यही है जश्न मनाने का। अफगानी बहुत डरे सहमे नहीं होंगे इन तस्वीरों के बाद और जो कुछ अब तक उनके साथ हुआ है पिछले 15 से 20 दिनों में? देखिए, जश्न बेशक तालिबान मना रहा है, लेकिन अभी जो आने वाला समय है तालिबान के, वो भी कम चुनौतियों से भरा नहीं है। अफगानी लोगों की अगर मैं बात करूं, एक आम अफगान नागरिक की, तो उनके लिए तो ये बहुत ही चुनौती भरा समय है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन टाइम है जिसमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है कि नहीं, अब ये वो तालिबान नहीं रहा जो गुफाओं में कंदराओं में रहा करता था। ये नेगोशिएशन टेबल पे बैठ रहा है यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, CIA के ऑफिशियल्स के साथ, और कतर में, दोहा में 7 स्टार होटल्स में ये लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी वो माइंडसेट क्या है? क्या वो माइंडसेट वास्तव में इस तालिबान का इतना बदल चुका है कि वो बेसिक ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेगा? इसके अलावा अगर आप देखें तो
वहां पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, और वो वैक्यूम जो अलग अलग फोर्सेस है, ये कोई एक कंसोलिडेटेड रिजीम नहीं है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान के आपस में भी बहुत ज्यादा गुटबाजी है। तो ये जो कंसोलिडेटेड एक रिजीम ना होने की वजह से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है अफगान लोगों के भविष्य पर, क्योंकि ये अफगान की वो जनरेशन है जो 9/11 के बाद बड़ी हुई है और अभी बहुत यंग है। मतलब कई इसमें से आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज जो है वो 20 साल के नवयुवकों का है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी अफगानियों के लिए पहले अपने सर्वाइवल का है। दूसरा चैलेंज ये है कि तालिबान के लिए कि वो अपनी कंट्री को अब कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ब्रेन ड्रेन जो है वो बहुत जोरों पर है। अमेरिका ने रातों रात अपनी ट्रूप्स निकाल ली, अपने ऑफिशियल निकाल लिए, लेकिन अभी भी माइंड यू कई अमेरिकी नागरिक वहां फंसे हुए हैं, कई अफगान उनके जो एलाइज थे वो वहां फंसे हुए हैं, और नेटो कंट्रीज के कई लोग वहां फंसे हुए हैं। तो अभी तालिबान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कंट्री को ऑपरेट कैसे करेंगे। और जाहिर तौर पे अगर आम अफगान नागरिक उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो आपको पता है कि वो अट्रॉसिटीज किस हद तक जा सकती हैं, और आने वाला समय मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये एक डिक्टेटरशिप की ओर अगर ये रजीम चली जाए और वहां एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाए, जिससे आईसिल भी अब भरने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाला समय बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता बहुत ज्यादा बनी हुई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच क्या तालिबान को मिल पाएगा? बाकी देशों की तरफ से क्या मान्यता तालिबान पा पाएगा? विदेशी फंडिंग पर रोक है, इसके बाद क्या तालिबान कैसे शासन चलाएगा, कैसे सत्ता में काबिज रहेगा, और क्या अफगानिस्तान के लोगों के लिए हित के कुछ काम कर पाएगा? तालिबान की सोच या विचारधारा ऐसा इशारा करती नहीं है। एजाज वसीम, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। आगे बात होगी आपसे, क्योंकि जरूरी बातों पर बात होनी जरूरी है, क्योंकि अगर लादेन का करीबी अमीन उल हक 20 साल बाद अफगानिस्तान लौटा है, जो कि पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ था, तो ये सवाल पाकिस्तानी पत्रकार से होना। अफगानिस्तान में आज से तालिबान का राज हो चुका है, लेकिन क्यों पाकिस्तान को तालिबान पसंद है? इमरान खान क्यों तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं? और अब शाहिद अफरीदी ने भी ताजा बयान दे दिया है तालिबान के समर्थन में। कह रहे हैं कि पॉजिटिव माइंड के साथ आए हैं तालिबानी, महिलाओं को काम करने की इजाजत दे रहे हैं, ऐसे में मौका तालिबान को मिलना चाहिए। शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि क्रिकेट को भी इजाजत देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है, और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, जैसे श्रीलंका में मिठाने बोर्ड की सिचुएशन ठीक थी, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट। इस पर सवाल एजाज वसीम से मैं पूछूं, लेकिन उससे पहले परिहार सर, अगर इमरान खान तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ें, अगर शाहिद अफरीदी भी खुलकर बोले कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तालिबान आया है, अगर पाकिस्तान एनएसए बोले कि तालिबान का साथ दें पश्चिमी देश, वरना 9/11 जैसा हमला हो सकता है, उसके बाद अमीन उल हक का अफगानिस्तान लौटना, इन सब घटनाओं को कैसे देखें? देखिए, तालिबान के जो इस तरह से आगे आया है अफगानिस्तान में, मैं उसको सिर्फ तालिबान की जीत करके नहीं छोड़ना चाहूँगा। मैं इसको एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूँगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका का ये सोची समझी साजिश है, मैं प्लानिंग नहीं कहूँगा, कि वो वहाँ से बाहर हुए हैं। उनके लोकल पॉलिटिकल इंटरनल कंपल्शंस हो सकते हैं, इंटरनेशनल है, मगर असली बात जो मुझे नजर आती है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से भारत में पिछले 15 साल में उनके इन्वेस्टमेंट हुए और पब्लिक टू पब्लिक जिस तरह से डेवलप हो रहा था, और भारत एशिया में एक इमर्जिंग पावर है, साउथ ईस्ट एशिया में, उसका जो है कुछ न कुछ जो है वो रशिया, चीन और अमेरिका, इन सबको लग रहा था कि भारत आके जाके एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो इसमें भारत को कंटेंट करने का भी एक एंगल है, मैं समझता हूँ लंबे समय से रहा होगा। और आईसिस के, क्योंकि आईसिस के की गतिविधियां जो है वो रूस, चाइना
और पाकिस्तान तीनों के खिलाफ काफी है, इसलिए अमेरिका को आगे करके आईसिस के ऊपर ये दबंगी दिखा रहे हैं। तालिबान के आने पे पाकिस्तान का खुश होना लाजमी है, क्योंकि वहां पर जो सरकार, तालिबान नहीं जीता है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सारे आतंकवादी ग्रुप मिले थे और तालिबान को लीड करने के लिए, और उनमें कमांडो किसने डाले हैं, आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर जो है उन्होंने तालिबान को लीड किया हुआ है, और वही वजह है कि तालिबान इतनी जल्दी वहां सफल हुआ, और पाकिस्तान ने ही उसमें अफगान आर्मी में ब्रेक करवाया है और तालिबान के साथ में उनको मिक्सअप किया है। रहा सवाल तालिबान की रिकॉग्निशन का, तो आप कहें या ना कहें, वो ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि यूएनईसी की मीटिंग में कल 13 देश ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जो तालिबान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने वादे पूरे करिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक तरह से उसको आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज ही करा इनडायरेक्टली। रूस और चाइना ने बहिष्कार किया है, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया, वीटो नहीं किया, मगर बहिष्कार का मतलब साफ है कि हम जो है तालिबान की गवर्नमेंट के साथ में, अमेरिका साथ में, रूस साथ में, चाइना साथ में है। तो भारत को घेरने के लिए एक ये बहुत बड़ी भविष्य की साजिश है, ऐसा मैं समझता हूँ। तालिबान की सरकार जो है पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी के भरोसे ही चलेगी, और जब तक वो उनकी मनमाफिक काम आप बड़ी बात कह रहे हैं, चीन और पाकिस्तान, आप बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का स्टैंड होना क्या चाहिए? आलोक सर, भारत सरकार की स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए? क्योंकि अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बताइएगा, साथ ही साथ ये मोहिद यूसुफ की तरफ से जो गीदड़ भभकी दी गई है, पश्चिमी देश साथ नहीं आएंगे तो फिर 9/11 जैसा हमला हो सकता है। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए रचना जी, इस भारत सरकार में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संपर्क में है। देश मतलब रूस, खास करके रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि भारत के लिए जो अभी परिहार साहब कह रहे थे कि चुनौती तो बढ़ गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि असली खतरा है। पाकिस्तान ने ही बाकायदा जिस तरह से सरकार बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो हथियार का धंधा, जो जितने आतंकवादी गुट रहे हैं वो अलग अलग अभी भी वहां पर हैं। तालिबान तो उन्हीं का एक समूह है और उनके आईएसआई से, और आईएसआई और वहां की पाकिस्तान की सेना जो ड्रग्स का धंधा है। देखिए इकोनॉमी वहां की बिल्कुल, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा कहा था कि बिल्कुल खाने के लिए लोगों के पास न दाना है न कुछ कपड़ा है, इस तरह की बुरी हालत में कई इलाकों में लोग हैं। और उनके लिए अभी और संकट आ गया, चूंकि बंदूक की नोक पर सूचनाएं बाहर नहीं मिलेगी। कहा गया है संयुक्त राष्ट्र में की सहायता पहुंचाएंगे, लेकिन सहायता बंदूक की नोक पर तो कोई सही बात वहां से बता भी नहीं पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जितना अधिक दबाव रह सकते हैं, क्योंकि व्यापार में इस बात से कि भारत के साथ व्यापार सब करना चाहते हैं, रूस भी, अमेरिका भी, ब्रिटेन भी और चीन भी। पिछले 2 वर्षों में चीन ने सारे हमारे तनाव लद्दाख के बाद भी भारत से व्यापार बढ़ाने की पूरी कोशिश की, और काफी हद तक व्यापार पहले से बढ़ा है। इसलिए आर्थिक उनकी मजबूरियां हैं, वो भारत की बात सुनेंगे। इसलिए भारत को अपना दबाव बनाना होगा कि आतंकवादी जैशे मोहम्मद वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जैसा उन्होंने बम गिराए काबुल में, वो अभी भी जरूरत है उन सीमाओं पर जहां पर वो लोग जैसे मोहम्मद, अलकायदा के लोग बैठे हैं। और दूसरा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ओसामा बिन लादेन का जो राइट हैंड है वो वहां पहुंच गया। तो वो तो पाकिस्तान ने छुपा के रखा हुआ था इतने समय से, आज वो उभर करके अचानक वहां आ गया है। और इवन बरादर भी जो है, बरादर भी तो वही उन्हीं के पाला पशुआब बढ़ा गया है। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर दबाव, उसको आतंकवादी देश घोषित करने की मांग पहले भारत करता था, अब लेकिन ये दबाव होना चाहिए कि आतंकवादी समूहों को नष्ट करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साथ दे। और अभी अफगानिस्तान में तालिबान के जो कुछ मुख्य चेहरे नजर आ रहे हैं, समझ में आते हैं, मुल्ला बरादर हुआ, अखुंदजादा हुआ, या फिर अमीनुल हक के वापसी हो जाना, क्या इन लोगों से, आतंकियों से चर्चा होगी? क्या राजनीतिक चर्चा क्या ऐसी होगी? क्या तालिबान का भविष्य है, और क्या इस बीच पाकिस्तान अपना भविष्य देखता है? वो पाकिस्तान जो लगातार आतंकियों को पनाह देता है, वो पाकिस्तान जो लगातार आतंकियों को मजबूती से साथ देता रहा, और यही वजह है कि अब अफगानिस्तान में अपना नया अड्डा बनाने की कोशिश आतंकियों के जरिए हो रही है। ये सभी सवाल जा रहे हैं एजाज वसीम जी के पास। सवाल होगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अफगानिस्तान में आज से तालिबान का राज कायम हो गया है, लेकिन जो छवि बनाने की कोशिश तालिबान के जरिए हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या अलग अलग दावों के जरिए, वो सच्चाई से बहुत दूर नजर आती है। इस बीच बड़ी खबर ये कि अफगानिस्तान के हालात पर यूएन में प्रस्ताव पास किया गया है। अफगानिस्तान में आतंकियों को पनाह न मिले, ये यूएन की तरफ से कहा गया है।
युद्ध प्रभावित देश का इस्तेमाल गलत तरीके से ना हो, किसी को डराने धमकाने में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, ना हथियार और ना इस तरह की छवि सामने आए। लोगों को डराया धमकाया नहीं जाए और लोगों के साथ गलत व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। यूएनएससी ने प्रस्ताव पास किया और कहा है कि आतंकियों को पनाह नहीं दी जानी चाहिए। अफगानिस्तान के हालात पर यूएन में चर्चा हुई और फिर ये प्रस्ताव पास किया गया है। आतंकियों को पनाह नहीं मिलनी चाहिए, आतंक को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। युद्ध प्रभावित ये देश है और अब इस बीच लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें डराया धमकाया नहीं जाना चाहिए। इधर यूएनएससी ने तालिबान को चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान को आतंकियों के पनाहगाह न बनने दिया जाए। वहीं लादेन के पुराने सहयोगी की अफगानिस्तान में एंट्री हो गई है। ओसामा बिन लादेन को आर्म सप्लाई करने वाला उसका राजदार अमीन उल हक 20 साल बाद काबुल लौट आया है। इससे पहले पाकिस्तान में वो रह रहा था, 20 साल पाकिस्तान में गुजारे और फिर अब वापसी हुई है अफगानिस्तान में। बड़ी बात ये कि आतंकियों का नया अड्डा क्या अफगानिस्तान में नजर आएगा, जो अभी तक पाकिस्तान में बना हुआ था। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। अब जो बारी आती है वो एजाज वसीम जी की आती है। एजाज जी, बतौर पत्रकार तालिबान आपको कैसा लगता है? अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपको कैसा दिखाई देता है? थैंक यू सो मच मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि मुझे आप 30 सेकंड गुफ्तगू करने दीजिए। देखिए, बतौर एक जर्नलिस्ट तालिबान मुझे कैसा लगता है, मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा तालिबान को, जैसे रशिया ने ट्रस्ट किया, जैसे अमेरिका ने ट्रस्ट किया, जैसे चाइना उनको ट्रस्ट कर रहा है, जैसे पाकिस्तान उनको ट्रस्ट कर रहा है। मुझे एक बात, मैं बहुत शौक से इंडियन मीडिया को देखता हूँ। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि हम जर्नलिस्ट लोग अपनी आवाम को सच क्यों नहीं बताते हैं। हाँ। देखिए, तालिबान ने ये प्रॉमिस किया है, अभी आपने प्रोग्राम में मुझे लेने से पहले यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन की आप बात कर रही हैं कि मैं बोलने से रोक नहीं पा रही खुद को। एक सेकेंड एजाज वसीम जी, मैं बोलने से रोक नहीं पा रही। आपने कहा मैं आपको सुनूं, आपने कहा तालिबान पर भरोसा करना चाहिए। ये तालिबान के 20 साल बाद का चेहरा है। वो तालिबान जो जीन्स पहनने पर मनाही हो, वो तालिबान जो महिलाओं को घर से ना निकलने दे, वो तालिबान जो कहे कि लड़के और लड़कियां साथ में नहीं पढ़ सकेंगे, वो तालिबान जो सरेराह कोड़े बरसाए, वो तालिबान जो सरेराह लोगों को गोलियों से उड़ा दे। कैसे भरोसा होगा तालिबान पर? देखिए सच आप दिखा रहे हैं क्या? और औरतों के ऊपर जुल्म पाकिस्तान की सड़कों पर भी होता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने स्वीकार लिया कि पाकिस्तान की सड़कों पर भी महिलाओं के साथ जुल्म होता है। ये तो बड़ी बात है, होता जरूर है लेकिन स्वीकारते नहीं है। आई अप्रिशिएट कि आपने स्वीकारा। आगे बोले, तभी आप तालिबान को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर पसंद कर रहे हैं? वसीम जी, एजाज वसीम जी के पास शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। आलोक मेहता सर, ये तो बड़ी बात है। पाकिस्तान जो खुद इस दंश को झेल रहा है, पाकिस्तान जहां खुद की हालत ऐसी है, उसे तो तालिबान और पाकिस्तान में कोई फर्क दिखाई देगा ही नहीं। वो तो तारीफ भी करेगा, वो तो भरोसा भी करेगा। कृष्णा जी, और दूसरा उनका कहना था कि इंडियन मीडिया ऐसा दिखाता है, सच नहीं देखता है। अरे वो इंडिया न्यूज ही लगातार देखते रहे तो उनको पता चलेगा कि सारे सच, यहाँ भी जो कमियां हैं वो बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो मान लिया कि वहां पर जुल्म होता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जुल्म इसीलिए होता है, कुछ ऐसे जो गुट हैं जो लगातार कट्टरपंथी हैं, वो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। उसी का तो विरोध हुआ। बेनजीर भुट्टो को तो मार दिया इन लोगों ने, हत्या की गई। सेना और आईएसआई यही तो करता है। कोई भी पढ़ी लिखी भी महिला वहां तो ऐसा संभव ही अब नहीं है। लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद तो उन्होंने अब घोषित कर दिया है लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं, टेलीविजन पे नहीं जा सकती हैं। अभी शुरुआत ही उनका पहला कदम जिसको कहते हैं, पहले ही कौर में खाली मक्खी नहीं है। उन्होंने तो सारे जो जिसको कहते हैं झपट्टा मारने वाले जैसे गीदड़ होते हैं, वो उस तरह से वो नोचने के लिए सामने आ गए हैं। बिल्कुल, और ये महज शुरुआत है। शुरुआत में ही रंग दिखा दिया तालिबान ने। लेकिन यूएनएससी की तरफ से जो प्रस्ताव पास हुआ उसको स्वीकार करता हुआ तो तालिबान कहीं से कहीं तक नहीं दिखता। आसिफ रमीज जी ये कह रहे हैं कि आतंकियों को पनाह ना दी जाए, लेकिन आतंकियों को पनाह देना तो दूर, जो 20-20 साल से अंडरग्राउंड थे वो खुले में अब घूम रहे हैं। यहाँ पनाह क्या, यहाँ तो नया अड्डा बना दिया जाएगा। देखें, जब वहां पे उनकी नई हुकूमत आएगी या आ गई है, तो उनकी ये कोशिश होगी कि वो अपने उन तमाम लोगों को साथ रखें या शामिल करें जिनसे उनको फायदा हो सकता है, पहली चीज।
चैलेंजेस उनके पास बहुत होंगे। यूएन की तरफ से अगर प्रेशर बनता रहा या इंटरनेशनल कम्युनिटीज की तरफ से अगर प्रेशर बनता रहा तो शायद कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो सभी लोग कहते हैं कि चैलेंजेस है, ये प्रॉब्लम्स होंगी, और जाहिर है कि एक सच्चाई ये है कि 20 साल तक जो 20 साल पहले जो एक उनका चेहरा था या जो वहां पे माहौल था वो तो लोगों ने भूला नहीं है। खुद इंडिया अगर 99 की बात करें, 99 कंधार, या अभी रिसेंटली हमारे जर्नलिस्ट की बात हो रही थी, एजाज साहब बात कर रहे थे। मैं कोट करना चाहूंगा दानिश सिद्दीकी साहब, मरहूम को, उनकी अभी मौत हुई। ये तो अभी रिसेंट की बात, कुछ दिनों के पहले की बात है। और उसके अलावा जो वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या इनका चेहरा बदलेगा और यूएन की तरफ से या दुनिया की तरफ से किस तरह से उन पे प्रेशर डाला जाएगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि अभी क्या ऑप्शंस हैं लोगों के पास, अफगानियों के पास क्या ऑप्शंस बाकी है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज के पास क्या ऑप्शन बाकी है। अब यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, ये इशारा तो करता ही है ना कि वो एक्सेप्टेंस एक तरह से दे रही है। और किसी ने ये भी कहा, यूनाइटेड नेशन ने, कि तालिबान अभी की तारीख में एक आतंकवाद टेररिस्ट ग्रुप है, अनाउंस तो नहीं किया। इसका मतलब है कि जब वहां से कुछ भी एक्सेप्टेंस मिल रहा है और तालिबान का वहां पे उसकी हुकूमत का बन जाना, और लोगों का एक अभी कह रहे थे आलोक साहब भी कि किस तरह लोग मक्खी की तरह जैसे गुड़ पे जाते हैं ना, सब चाह रहे हैं कि कुछ लूट ले, सूट ले, और सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाए, वहां जिनके इंटरेस्ट हैं उनका इंटरेस्ट सब फुलफिल हो जाए। वैसी सिचुएशन में लोगों के पास जब ऑप्शन नहीं है, तो जो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं वो भी अभी ये सोच रहे होंगे अब उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, खासतौर से पाकिस्तान, अभी जब एजाज साहब जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी तो खुद अभी औरतों के साथ कई जगहों पे जुल्म होता है, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को। तो ये क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान में होता ही है तो अफगानिस्तान में भी क्यों नहीं हो। बजाय इसके कि इसकी से कहा जाए ये होना चाहिए, बजाय कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए या फिर अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसकी निंदा की जाए। नेहा जी, देखिए आवाज और निंदा तो एक चीज है, बस 10 सेकंड मुझे दे दीजिएगा प्लीज। आवाज और निंदा तो एक जगह, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो कम से कम उनपे ये प्रेशर हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से ये बात हो कि भाई आपने जो वादे किए हैं, ठीक है, आप पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब आपने वादे किए और ये सिनारियो बन गई है और कोई ऑप्शन अफगानियों के नहीं, तो अफगानियों का ख्याल, इंसानियत का ख्याल और जो ह्यूमन राइट्स है, इन तमाम चीजों को फॉलो करने के लिए उन पे एक प्रेशर बने और शायद एक नई तस्वीर दिख जाए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास सिवाय इसके हम उन चीजों को एक। लेकिन उस प्रेशर का असर होगा कितना, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। एजाज वसीम जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। पाकिस्तान में महिलाओं पर जुल्म होता है, आपने स्वीकारा, वही अफगानिस्तान में हो रहा है। आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई फर्क समझ में नहीं आता, मैं समझ गई, आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तालिबान पर भरोसा कैसे किया जाए जहां आतंकियों का नया अड्डा बनता हुआ काबुल और अफगानिस्तान नजर आए। देखिए महिलाओं और औरतों के ऊपर तशद्दुद या उनके साथ जुल्म सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, हिंदुस्तान में भी वही रेशो है। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। कहां पर हैं आप जर्नलिस्ट हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं क्या सर? सुन लीजिए, आप हिंदुस्तान की बात मत, हिंदुस्तान में मैं रहती हूँ, मैं जानती हूँ या महिलाओं के साथ क्या होता है, यहाँ कोई कोड़े नहीं बरसाता। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तुलना मत कीजिए, आप पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए, आप अफगानिस्तान के बारे में बात कीजिए। बतौर पत्रकार अपना व्यू रखिए। देखिए कि जो तालिबान ब्रिटिश के अंदर नजर आए थे, अब पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट कर रही है। अमेरिका ने उनके साथ तमाम चीजें डील आउट की है। अभी भी अमेरिका जाते हुए उनको कम से कम 200 लिस्ट देकर गया है, जिनको वो वहां आसानी से निकालेंगे। मसला ये नहीं है कि अब तालिबान के अंदर औरतों पर कोड़े फंसाए जाते हैं या औरतों पर जुल्म होता है। मसला इस वक्त यह है कि तो हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो रकम हिंदुस्तान की डूब रही है। जो डैम बनाए जा रहे थे, जो रोड्स बनाए जा रहे थे, जो कॉन्सुलेट बनाए जा रहे थे, जो वहां पर तालीम के नाम को पैसा देके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के फिरोग के लिए हिंदुस्तान ये सब कुछ कर रहा था। मोईद यूसुफ के कहने का मतलब क्या है? एजाज समझा दें, मोईद यूसुफ के कहने का मतलब क्या है, जरा समझा दें। वो कह रहे हैं पश्चिमी देश अगर तालिबान को मान्यता नहीं देते, अगर साथ नहीं आते, तो 9/11 जैसा अंजाम भुगतना होगा।
इस बात का मतलब क्या निकाला जाए? वो पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है, बढ़ावा देता है, वही पाकिस्तान जो सपोर्ट तालिबान को कर रहा है, सभी आतंकियों का अड्डा अब अफगानिस्तान बन रहा है। अब ऐसी की दर भभकी। देखिए, मेरा पॉइंट मुकम्मल दीजिए। मोहित व्हाटएवर कह रहा है, इस वक्त मैं रीजन की बात कर रहा हूँ। इस रीजन में देखेंगे सब कुछ हो रहा है। मोहित यूसुफ की बात क्यों नहीं करेंगे? पाकिस्तान के एनएसए है ना, क्यों बात नहीं करेंगे मोहित यूसुफ की? आप बतौर पत्रकार अपना व्यू रखिए ना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर वो कुछ कह रहे हैं, मैंने उनकी ये बड़ी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं लिया है कि वो बात क्यों कर रहे हैं। मैं रीजन की बात कर रहा हूँ। इस वक्त रीजन के अंदर क्या चलता है? रीजन के अंदर ये चल रहा है कि आप बार बार तमाम इंडियन जर्नलिस्ट, तमाम इंडियन तज्जिया निगार सवाल करते हैं कि पाकिस्तान को तालिबान की खुशी क्यों है। मुझे खुशी इसलिए है कि तो पाकिस्तान के खिलाफ अशरफ गनी की गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिलकर दहशतगर्दी करवा रही थी, वो खत्म हो गया। देखिए, तालिबान के आने से पाकिस्तान मतलब ये भी मतलब ये भी कहानी आपने बना ली है। हिंदुस्तान दहशतगर्दी को बढ़ावा देगा, हिंदुस्तान दहशतगर्दी करवाएगा, ये आपकी सोच है और यही आपकी विचारधारा है। ऐसा होता है, ऐसी कहावत होती है। सुनिए, चोर को सामने वाला चोर नजर आता है, ऐसा होता है। मैं समझ गई आपका माइंडसेट। भारत कभी दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं दे सकता। भारत आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। नेहा जी, अभी जब तालिबानियों को लेकर जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान के आतंक, अफगानिस्तान के आतंक का जिक्र हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात कैसे होगी? ये तो इमेजिनेशन से बिल्कुल परे है कि आतंकवादियों से राजनीतिक चर्चा हो। देखिए, इससे पहले मैं एजाज जी को एक बात कहना चाहती हूँ कि डोंट वरी अबाउट इंडिया का इन्वेस्टमेंट डूब गया है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट डूबा नहीं है। हमने एक गुडविल जनरेट की है अफगान पीपल के बीच में। हमने वहां पर आर्मी ना डिप्लॉय करके गुडविल जनरेट की है, जो अभी जिस तालिबान रजीम को हर कोई एक्नॉलेज कर रहा है और जिसको एक्सेप्ट कर रहा है, हमने उनके बीच में भी गुडविल जनरेट की है। एजाज जी, मैंने आपको हमने गुडविल तो एजाज वसीम, पाकिस्तान की डिबेट नहीं है, सुनिए, पाकिस्तान की डिबेट नहीं है, या महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता। ठीक है, महिलाओं को बोलने दें। ठीक है, तो ये पहले मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूं। और दूसरा, ऑब्वियसली देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द वे वीमेन आर ट्रीटेड हियर। अब मैं अपने दूसरे मुद्दे पे आती हूँ। जैसा कि आपने कहा, देखिए, आतंकवादियों से अभी प्रॉब्लम ये है कि तालिबान को एज अ रेजीम चाइना एक्नॉलेज कर चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स तो लगभग पिछले साल से, प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम से इनके साथ निगोशिएशन टेबल पर था। तो निगोशिएशन टेबल पे जब प्रेसिडेंट ट्रंप इनके साथ आए, आज की तारीख में बाइडेन ने जिस तरीके से विड्रॉल किया है, उसको रिपब्लिकन जरूर कंडेम करें, तो डेमोक्रेट्स बोले नहीं, ये डील तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी, हमने तो आगे बढ़ाई है। पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और रिपब्लिकन्स बोलते नहीं, ये जो डील हमने की थी वो कंडीशनल थी, वो विड्रॉ हो सकती थी। पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें तो आप इस हेल्पलेसनेस का अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी समझ चुका है कि तालिबान, अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि तालिबान एक कंसोलिडेटेड आइडेंटिटी के रूप में आप उसे देख ही नहीं सकते। ये ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स हैं जो आपस में लड़ती आई हैं। तो यूएसएसआर इनके आगे फेल हो गया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स इनके आगे फेल हो गया। तो अभी वहां जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो केओस, जो अफरा तफरी मच गई है, वो इसी वजह से है कि कोई कंसोलिडेटेड पावर नहीं है, तो हर कोई अपना हाथ झाड़ रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इससे एक रूज एलिमेंट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार ऑलरेडी पहले से ही था। तो अब वो बहुत तेजी से, आप मानिए, उसमें फर्टिलाइजर मिल रहा है, तो रूज एलिमेंट वहां बढ़ रहे हैं। तो पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सबसे बड़ी जो अभी चैलेंज है कि वो कैसे इस रूज एलिमेंट को कॉम्बैट करे। अब वो कहते हैं ना, एक शैतान से उस शैतान के साथ जाना ज्यादा बेहतर होता है जिसको आप जानते हैं। तो फिलहाल अभी वही सिचुएशन आप मान के चलिए कि ये ऐसे शैतान के साथ चल रहे हैं जिसे ये जानते हैं। डेविल अननोन इज मोर डेंजरस। तालिबान लाख दावे कर ले कि भरोसा कीजिए, पाकिस्तान भले ही अलग अलग बयानों के जरिए ये बताए कि तालिबान पर भरोसा कीजिए, लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें हैं, या 20 साल पहले की तस्वीरें देख लीजिए, या इस बीच तालिबान का जिक्र सुन लीजिए, विश्वास होता नहीं है। माफी के साथ रोक रही हूँ वसीम जी, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ रमीज जी, एजाज वसीम जी, नेहा पंत जी, परिहार सर, आलोक मेहता सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज से तालिबान का पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर राज कायम हो चुका है, लेकिन चिंता उन लोगों की है जो अफगानिस्तान में फंसे रह गए, निकलने का जरिया मिला नहीं और आगे भविष्य का कुछ पता नहीं, ना तो अफगानी लोगों का, ना अफगानिस्तान का। वक्त छोटे से ब्रेक का,
उससे पहले हेडलाइंस।